नमस्कार, 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले अपने वक्तव्य में कहा कि हम यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को करना चाहते हैं मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को ईज ऑफ लिविंग की दी बड़ी सौगात। पेंशनरों के लिए बनाई गई ऑनलाइन सेवा पोर्टल का किया शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सम्मेलन में कहा कि श्रमिकों के सहारे ही भारत आत्मनिर्भर बनने में होगा सफल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा TTT के फार्मूले से कोविड महामारी पर हुआ प्रभावी नियंत्रण। प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख कोविड टेस्ट कराने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अपने 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपनी इस यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरी यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ये क्षेत्र कई चुनौतियों और विकल्पों का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने इस दौरे के माध्यम से मैं अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करने का इरादा रखता हूं, जो भारत की और समृद्धि की खोज में महत्वपूर्ण साथी हैं। प्रधानमंत्री 3 यूरोपीय देशों की अपनी इस यात्रा के क्रम में 2 मई को पहले बर्लिन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दूसरे पड़ाव में 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। 4 मई को वापसी के क्रम में प्रधानमंत्री फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक संक्षिप्त ठहराव करेंगे। Prime Minister will be leaving on a visit to Europe from tomorrow. He'll be traveling to Germany, Denmark and France for bilateral as well as multilateral engagements. Prime Minister's 3-day, 3-nation tour has intense schedule with substantial and comprehensive agenda, including wide-ranging interaction with the political leadership of these countries, Indian diaspora and the top industrialists and CEOs. जर्मनी के चांसलर स्कोल्स के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे की शुरुआत में 2 मई को बर्लिन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बर्लिन में उनकी यात्रा चांसलर स्कोल्स के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करने का अवसर होगा, जिनसे पिछले साल G20 में वाइस चांसलर और वित्त मंत्री के रूप में मिला था। जर्मनी के अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श यानी कि IGC की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ उनके जर्मनी के दौरे पर कई केंद्रीय मंत्री भी साथ होंगे, जो अपने जर्मन समकक्षों के साथ विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी परामर्श को जर्मनी में नई सरकार के गठन के 6 महीने के भीतर शुरुआती जुड़ाव के रूप में देखता हूं। ये मध्यम और दीर्घकालिक के लिए हमारी प्राथमिकताओं की पहचान करने में मददगार होगा। उल्लेखनीय है कि 2021 में भारत और जर्मनी ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे किए और दोनों देश वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदार रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चांसलर स्कोल्स के साथ दोनों देशों से संबंधित रणनीतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री अपने जर्मनी के दौरे में दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक समझौतों पर भी चर्चा करेंगे। Prime Minister will co-host with German Chancellor Excellency Olaf Scholz the 6th edition of India-Germany Intergovernmental Consultations, IGC, in Berlin. The meeting between the two leaders would provide an excellent platform not only to strengthen the existing multifaceted bilateral partnership, but would also shape and develop an ambitious agenda of cooperation for the months and years ahead between India and Germany, including in the field of development partnership, green agenda, trade investment linkages, and the overall strategic partnership. जर्मनी की यात्रा
की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री डेनमार्क अपनी यात्रा पर राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक सेन के साथ अपने द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच हरित सामरिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करने के साथ साथ दोनों देशों के संबंधों के अन्य पहलुओं की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करने के साथ भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रम दिवस पर प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को ईज ऑफ लिविंग की बड़ी सौगात दी। उन्होंने राजधानी के लोक भवन स्थित सभागार में पेंशनरों के लिए बनाई गई ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुभारंभ होते ही उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। मुख्यमंत्री ने 31 मार्च 2022 को रिटायर हुए 1220 पेंशनरों के खातों में पेंशन हस्तांतरित की। सीएम योगी ने यहां पर श्रमिकों को बधाई दी। उन्होंने प्रदेश के पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी ओर से प्रदेश की उन्नति में दिए गए योगदान के लिए आपका पेंशन भोगी के रूप में नहीं, पेंशन योगी के रूप में सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने जो योगदान दिया है उस योगदान के प्रति शासन और आपके स्वयं के कंट्रीब्यूशन का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। ये सचमुच उसी रूप में आगे भी बढ़ाना चाहिए। अच्छी सोच हमें आगे बढ़ाती है। अच्छी सोच के साथ राज्य सरकार ने आपके लिए ई पोर्टल व्यवस्था को शुरू किया है। मृतक आश्रितों के लिए भी इस तरह के पोर्टल बनाने की जरूरत है। ये आज की आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन का सरलीकरण करने में राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के स्तर पर प्रयास से शुरू हो, जिससे मृतक कर्मी को उसका देय देने के साथ उसके परिवारजनों को नौकरी देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। सीएम योगी ने कहा कि ई ऑफिस के साथ जोड़ते हुए हर विभाग को अपनी योजनाओं को जनता के बीच ले जाना चाहिए। योजना का लाभ प्रति व्यक्ति देख सके। उसका स्मार्टफोन उसको दिखा देगा कि योजनाओं में क्या हो रहा है, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है। के पास जाता है तो अंतिम 6 महीने तो वह रिटायरमेंट के पहले रिटायरमेंट के कागज बनाने में लगाता है। रिटायरमेंट के ये कागज बनाना, वो कागज बनाना, और क्योंकि उसको भी बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया होगा पूर्व में, जाने अनजाने में ही सही, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सचमुच पीड़ित रहते हैं क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, वो तो अपना सामान्य अपने कार्य के साथ जोड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन अनावश्यक कार्यालयों का चक्कर लगाना, जिस कार्यालय में कल तक वो बॉस था आज वहां लाइन पे खड़ा हो रखा है, कैसी स्थिति होगी उसकी। आपकी इस पूरी परेशानी को समाधान करने का एक माध्यम बनाया है यहां पर वित्त विभाग ने, और अभी तो यह उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन साथ साथ अभी पुलिस विभाग को और अन्य जो विभाग इससे नहीं जुड़ पाए हैं वे विभाग भी इस प्रक्रिया के साथ अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय में लाखों लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे और पेंशन के लिए किसी को भी भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कार्मिक होते हैं और समय उनकी मृत्यु होती है, मृतक आश्रित के रूप में भी नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के लिए भी इस प्रकार का एक पोर्टल हमें बनाने की आवश्यकता है कि जिससे उन लोगों को भी भटकना ना पड़े, सब कुछ ऑनलाइन हो और हम उस सुविधा का एक साथ उसको जोड़ सकें। और ये आज की आवश्यकता है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब जीवन को जितना हम सरलीकरण कर सकें, व्यक्ति के जीवन का सरलीकरण कर सकें, और यह आज की आवश्यकता है। हमें हर एक फील्ड में तकनीक का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी मुख्य सचिव के स्तर पर एक प्रयास प्रारंभ हो। विभिन्न विभागों की अंतर विभागीय समिति बना करके एक व्यवस्था तैयार करें कि जिससे हम लोग कोई भी मृतक है उसके देय के भुगतान के साथ साथ उसके मृतक आश्रित को भी नौकरी देने का जो प्रावधान है अंतर विभागीय हो सकता है, संबंधित विभाग में हो सकता है, और क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इस प्रक्रिया को भी हमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई को एक सुनिश्चित योजना के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। और आने वाले समय में हर एक विभाग को अपनी प्रक्रिया को ई ऑफिस के साथ जोड़ते हुए हमें बताना चाहिए हर एक विभाग को कैसे क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं। पब्लिक आपके वो योजनाओं को गांव में बैठ करके, अपने वार्ड में बैठ करके, अपने गांव के उसमें बैठ करके देख सके, जान सके, जिससे हम एक सामान्य नागरिक को लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन योजनाओं का लाभ
प्रत्येक नागरिक ले भी सके और देख भी सके क्या हो रहा है, क्या स्थितियां हैं। उसका स्मार्टफोन उसको बता देगा स्टेट की प्रोग्रेस क्या है और उसके स्तर पर क्या योगदान इसमें होना है, ये भी हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली आपूर्ति को और सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मंथन किया। उन्होंने शनिवार को दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए ऊर्जा मंत्री से और अधिक बिजली देने, रेल मंत्री से और अधिक रेलवे की रैक चलाने के बारे में चर्चा की, जिस पर दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने सहमति जताते हुए अधिक बिजली देने और रेलवे की रैक बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में प्रदेश में बिजली आपूर्ति और बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को दिल्ली गए थे। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और बिजली समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री से मांग के अनुरूप अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही रेल मंत्री से कोयले की आपूर्ति के लिए आवश्यक रैक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। दोनों नेताओं ने सीएम योगी को पूरी तरह सहयोग का आश्वासन दिया। जल्दी कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे अतिरिक्त रैक देने जा रहा है और भारत सरकार से अतिरिक्त बिजली भी मिलने वाली है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। फिलहाल स्थिति सामान्य और रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोकल फॉल्ट को समय से ठीक करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को लोकल फॉल्ट के नाम पर बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। इसके अलावा लाइन हानियों को कम करने के निर्देश दिए ताकि बिजली की बचत की जा सके। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया। विश्वविद्यालय के इस सम्मेलन में ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में 23,000 से अधिक पुरातन छात्र जुड़ रहे हैं। इनमें देश भर से राजनेता, शिक्षाविद, कुलपति, वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए भारत में कामगारों की अहमियत होगी, न कि नामदारों की। कोई भी देश तभी विकसित होता है जब वो अपने श्रमिकों का सम्मान करता है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम श्रमिकों से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनने की पहली शर्त होती है कि वो पहले शिक्षा में आत्मनिर्भर बने। मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपने जीवन के अनमोल 2 साल बिताए हैं। इसके अतिरिक्त टीचर्स फेलोशिप के अंतर्गत 4 वर्षों तक विश्वविद्यालय में हमने शोध कार्य किया है और उन 2 वर्षों की मेरी जो स्मृतियां हैं उनका मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। मैं विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देश विदेश जाता रहता हूं और वहां जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रूप में ही दिया जाता है। यानी मैं कहीं पर भी और किसी भी भूमिका में क्यों न रहूं, उसका श्रेय गोरखपुर विश्वविद्यालय को ही जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। इसके बावजूद अतिरिक्त सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल अपने सरकारी आवास पर आहूत टीम 9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख कोविड टेस्ट किए जाएं। कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य सतत जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमित 99% लोग घर पर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन लोगों के स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए। जिन जनपदों में अधिक केस मिल रहे हैं वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने की अनिवार्यता को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक में जानकारी भी दी गई कि राज्य में गत दिवस तक 31,48,49,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 13,06,96,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार 88.65% लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के अवसर पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसी भी तरह की अनावश्यक कटौती न हो। धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, पेयजल आदि के प्रबंध किए जाएं। विभिन्न पर्वों को देखते हुए लोगों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां, बाप और बहन की मौत के बाद बेसहारा हुए बच्चों को 5 लाख की आर्थिक मदद देकर सहारा दिया। कोराबार ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार को गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह ने जिला सभागार में एडीएम एफआर राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे गए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक मृतक के दोनों बेटों सुग्रीव निषाद और अच्छेलाल निषाद को प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक विपिन सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है और पीड़ित परिवार को प्रत्येक प्रकार की संभव मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आप लोग जानते हैं हमारे जनपद में 25 अप्रैल को एक दुखद घटना हो गई थी, जिसमें गामा निषाद, उनकी पत्नी संजू और उनकी बेटी प्रीति की एक सिरफिरे के द्वारा हत्या कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय विधायक जी श्री विपिन सिंह जी के प्रयास से, माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से उनके दोनों पुत्रों के लिए 2.5 लाख रुपए की अहेतुक सहायता प्राप्त हुई थी, जिसका चेक कल ही तैयार कर दिया गया था। चूँकि वे लोग गांव के बजाय कहीं और अभी शिफ्ट हो गए थे, उनको आज आमंत्रित किया गया था और आमंत्रित करके उनके एक पुत्र अच्छेलाल और दूसरे सुग्रीव, दोनों लोगों को 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया गया है और उनको ये आश्वासन दिया गया है, पूरा भरोसा दिया गया है कि सरकार आपके साथ है। माननीय विधायक जी ने भी और मैंने भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया है कि कोई भी अगर उनको समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो वे हम लोगों को रिंग करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले गामा निषाद की रायगंज, जो हमारे खोराबार थाना का गांव है, वहां उनकी हत्या उनके पत्नी की, उनकी बेटी की हो गई थी। तो घटना दुखद थी और बहुत गरीब परिवार था। मैंने पूज महाराज जी अभी गोरखपुर 3 दिन पहले आए थे, तो मैंने बात किया कि महाराज जी बहुत गरीब परिवार है और काम क्रिया के लिए भी व्यवस्था नहीं है, तो पूज महाराज जी अगर आप कुछ सहायता कर देते तो बढ़िया रहता। तो महाराज जी ने इस पर बड़ा सख्त लहजे में कहा कि नहीं, इसको हम करवा देते हैं और पूज महाराज जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। परसों मुख्यमंत्री आवास से मुझको फोन आ गया, उसको 5 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं और जिलाधिकारी संपर्क करके और आप उसको चेक उपलब्ध करा दें। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 1 दिवसीय दौरे पर मेरठ में अधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक घर को स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध हो। इस योजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अभी से तैयारी पूरी कर ली गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पानी देने का 2024 तक लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय योगी जी का सपना है, आदरणीय मुख्यमंत्री, ये लोगों का सपना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रत्येक घरों तक जल के माध्यम से, नल के माध्यम से जल देने का जो निर्णय हुआ है और ये योजना हम लोग 2024 तक पूरा करें। मथुरा में कैबिनेट मंत्री और मथुरा प्रभारी भूपेंद्र सिंह माट तहसील के ब्लॉक माट की ग्राम पंचायत घर का निरीक्षण किया। इसके अलावा ग्राम पंचायत माट मूला में बने सामुदायिक शौचालय, सचिव आवास आदि का भी निरीक्षण किया और कमियां मिलने पर अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही 12 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेशवासियों को सड़क सुरक्षा, रोजगार, सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं दिए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी नवनीत, जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी, पूर्व विधायक कारिंदा सिंह, राम प्रताप सिंह, अनिल चौधरी, मंजू देवी, ब्लॉक प्रमुख माट, हुक्म सिंह, मनोहर लाल, गिरीश यादव, एडीओ राम कुमार, विक्रम चौधरी आदि मौजूद रहे। में पंचायती राज विभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर ये कार्यक्रम हुआ था और विभाग के द्वारा जो विकास के कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है।
और प्रदेश की सरकार का जो संकल्प है आम आदमी से जुड़े विषयों को लेकर हम लोग इन सब कामों को कर रहे हैं। और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इन सरकार की प्राथमिकताओं में है। और प्राथमिकताएं निश्चित रूप से हमने पिछली सरकारों में भी अच्छा काम किया और इस बार भी हमारे विभाग के द्वारा चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प के काम हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के काम हो, आम आदमी के, प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए काम प्रदेश की सरकार ने पिछले वर्ष में भी किया है, पिछले सत्र में भी, आगे भी करेंगे। हाथरस में समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण ने कस्बा सासनी के गांव सलेमपुर में अमृत सरोवर का शुभारंभ किया। यहां पर उन्होंने वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया। राज्य मंत्री ने यहां बने खेलकूद मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीएम स्वनिधि, पीएम स्वामित्व, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्य मंत्री ने मलिन बस्ती में जाकर साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि प्रत्येक ग्राम सभा में निर्मल जल वाला सरोवर बनाया जाए, जिसके आसपास बच्चों के लिए झूले लगाए जाएं, वरिष्ठ लोगों के लिए स्थान बनाया जाए। अमृत सरोवर के नाम से बहुत ही सुंदर पवित्र योजना है, जिसमें कि प्रत्येक ग्राम सभा में हम लोग का प्रयास है कि एक बढ़िया निर्मल जल वाला सरोवर बनाया जाए, जिसके आसपास बच्चों के लिए झूले लगाए जाएं, वरिष्ठ जन के लिए एक स्थान बनाया जाए जहां पे बैठ करके योगाभ्यास कर सकें, पूजा आरती करना चाहे तो कर सकें। और इसी की शुरुआत सलेमपुर में आज की गई है। एक श्रमदान का आयोजन है और हमें पूरा विश्वास है कि 3-3.5 महीने का जो समय रखा गया है उसमें ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और एक सुंदर निर्मल स्वच्छ पानी वाला तालाब तैयार होगा, जो पूरे गांव के लिए एक रमणीक स्थल भी बनेगा। इन दिनों पूरे देश में गर्मी बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है, जिसका असर आज भी देश में बढ़ी हुई गर्मी के रूप में देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर समेत कुछ दक्षिणी इलाकों में हल्के फुल्के बादल, कहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली है। इसके बावजूद भी अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग का मानना यह भी है कि गर्मी से मिली ये राहत 1 या 2 दिन की है, जिसके बाद गर्मी का कहर फिर से देखने को मिलेगा। देश के उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य भारत में गर्मी के 122 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तपती हुई गर्मी जब लोगों को बेहाल कर रही है, तब राजधानी दिल्ली में बादलों के अटखेलियों ने कुछ राहत दी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के आगे बढ़ने की वजह से अगले 1-2 दिन अस्थायी रूप से गर्मी का कहर कुछ कम होगा। Heat wave actually is abating over many places today, and tomorrow no heat wave will be there. So as per our prediction, 2nd May we are having the temperature just normal or above normal. Okay. Regarding the western disturbance is as per forecast, it is just near Pakistan, Afghanistan. So it is also moving towards Delhi. So we have given thunderstorm, mainly dust storm also warning for whole northwest India, covering Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi and West Uttar Pradesh. वहीं चेन्नई, कोलकाता में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने की भी उम्मीद है। देश के दक्षिणी हिस्से विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में भी बादल छाए रहने और 1-2 स्थान पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली, जयपुर में तापमान बीते दिन के मुकाबले कुछ कम जरूर रहा, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से अभी भी ऊपर दर्ज हुआ है। राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर संभाग में तापमान 47 डिग्री तक भी दर्ज हुआ है। Lot of station is reporting 4 to 6 degree temperature below yesterday. That means these belt we are having 43 to 45. So that will be now today 39 to 40. So heat wave will not be there today over many areas of eastern India and also over Uttar Pradesh, North Uttar Pradesh, Delhi also, and also North Punjab, North Haryana. उत्तर के मैदानी भागों में चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। तस्वीर उत्तराखंड के धनोल्टी क्षेत्र से आई है, जहां लोगों की भारी तादाद ने भयंकर जाम की स्थिति पैदा कर दी है। वहां लोग घंटों फंसे रहे। भीषण गर्मी के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लोग इस वक्त परेशान हैं।
वैज्ञानिकों ने इस प्रचंड मौसम का कारण जलवायु परिवर्तन बताया है। देश भर में बढ़ रहे तापमान और लू को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता भी जाहिर की है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश भर में बढ़ते तापमान और लू को लेकर राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है। सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए तेज तापमान तथा लू से बचाव के सभी उपाय किए जाने चाहिए। राज्यों से तापमान और लू के मद्देनजर प्रभावी प्रबंधन करने को कहा गया है। इसके लिए जिला स्तर पर गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना, दिशा निर्देश, दस्तावेज प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान और लू से बचाव के लिए कार्य योजना में दिए गए उपायों को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मात्रा में दवाएं, IV फ्लूइड, आइस पैक, ORS और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराने को कहा गया है। बिजली की आपूर्ति निर्बाध रखने को कहा गया है ताकि कूलिंग उपकरण ठीक से काम कर सके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार शामिल किए गए योगासन में पुरुषों की टीम इवेंट में राजशंकर डुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं महिला वर्ग का स्वर्ण पदक सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के नाम रहा है। पुरुष हॉकी का फाइनल मुकाबला कल खेला गया, जिसमें बेंगलुरु से यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को 3-0 से शिकस्त दी है। 0 अंक के साथ शिवाजी विश्वविद्यालय ने रजत पदक जीता। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने 490.37 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं महिलाओं के टीम इवेंट में पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। उन्होंने सबसे अधिक 500 अंक अर्जित किए। स्पर्धा का रजत पदक 497.05 अंक के साथ RTMM नागपुर ने जीता। पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने अपने नाम किया। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने रोमांचक फाइनल में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को 3-0 से हराने में सफलता पाई। पुरुष हॉकी में पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने कांस्य पदक जीता। तीसरे स्थान के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को शूट आउट में 4-2 से शिकस्त दी। कुश्ती में पुरुषों के सीनियर 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आशीष ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अजय ने रजत और RTM नागपुर के सूर्यांश अहरावत ने कांस्य पदक हासिल किया। कुश्ती में ही सीनियर 79 किलोग्राम वर्ग में MGS यूनिवर्सिटी के मेहर सिंह ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गौरव को हराने में सफलता पाई। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय देशों की यात्रा से पहले अपने वक्तव्य में कहा कि हम यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को करना चाहते हैं मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को ईज ऑफ लिविंग की दी बड़ी सौगात। पेंशनरों के लिए बनाई गई ऑनलाइन सेवा पोर्टल का किया शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र सम्मेलन में कहा कि श्रमिकों के सहारे ही भारत आत्मनिर्भर बनने में होगा सफल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा TTT के फार्मूले से कोविड महामारी पर हुआ प्रभावी नियंत्रण। प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख कोविड टेस्ट कराने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।